वेलकम एवरीवन। अगर आपने भी जीडीसी का एग्ज़ाम दिया है, जीडीसी 2026 जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है, अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो पिछले कई दिनों से आपके मन में भी सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कितनी कट ऑफ हो सकती है और कितने क्वेश्चन पर आप अपने नेक्स्ट स्टेप की प्रिपरेशन करें। यही क्वेश्चन आपके भी माइंड में चल रहा होगा। तो आज हम लोग यही जानने वाले हैं, क्योंकि आपने भी इस टाइम देखा होगा यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं, तो उसमें आप यही सोच रहे होंगे, कई दिनों से आपके मन में ये सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या मेरा जो सिलेक्शन है वो अगली स्टेज यानी मेंस के लिए होगा या नहीं होगा। तो मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जिसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हम लोग देखेंगे। कैटेगरी वाइज हम लोग देखेंगे कितना हमारा सेफ़ जोन है और कितने नंबर होने पर हम आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग देखेंगे और हमें क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो अभी तक वीडियोस देखी हैं, उसमें आपने देखा होगा कि स्कोर जो आपको बताया गया है कि कितने पे आप मेंस लिख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बताया गया है। लेकिन अगर हम एक आम एस्पिरेंट को ले कि एक जो एवरेज रहा है रेशियो वो कितना रहा है, तो हमें इस एग्ज़ाम की सच्चाई पता चलेगी। क्योंकि हर एग्ज़ाम में 10% पीपल ऐसे होते हैं जो एवरेज रेशियो से काफ़ी ऊपर होते हैं, तो उनको देखकर हम एवरेज नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये आज की जो हमारी वीडियो है, उसको देखने के बाद आपका एक जो भी डाउट है, हर एक डाउट एक क्लियर होने वाला है। क्योंकि आज हम आपको कोई हवाई बात नहीं बताएंगे कि कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा या कितने नंबर पर हम सेफ जोन में हैं, हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। बल्कि हम पूरे प्रूफ, डेटा और जो आयोग के रूल्स हैं उनके आधार पर हम एक्सपेक्टेड जो भी हमारी कट ऑफ है उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के साथ उसकी बात करेंगे। और जीडीसी की जो सच्चाई है और रियलिस्टिक कट ऑफ जो है वो हम जानने वाले हैं कि रियलिस्टिक हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट्स ही मिलेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने एनालिसिस को शुरू करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने ये सुना है कि अपने दिमाग से आपको ये बात निकाल देनी है कि जो कट ऑफ है, अगर आपने कहीं सुना है कि लोगों ने 80 क्वेश्चंस किए हैं या 85 तक सही किए हैं, तो कट ऑफ इतनी रहने वाली है, तो आप अपने दिमाग से सबसे पहले तो ये निकाल दीजिए कि इतने क्वेश्चंस पर कट ऑफ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि कट ऑफ इतने क्वेश्चंस पर जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने इतना स्कोर नहीं किया है। यस, लोगों ने इतना स्कोर किया है, लेकिन उसका रेशियो हमेशा से ही कम रहा है और इस बार भी इतना स्कोर वाला रेशियो रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि इतनी कट ऑफ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा गेम चेंज होगा वो सबसे बड़ा जो यहाँ पे गेम चेंजर आपके लिए साबित होगा वो क्या होगा, वो ये जो आयोग का इस बार नियम आया है 15 टाइम्स वाला, वो सबसे बड़ा यहीं से गेम चेंज होगा। और ये जो 15 टाइम्स वाला है यही आपका सिलेक्शन रूल होने वाला है, इसका ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो जैसा कि यूपीपीएससी जीडीसी के नोटिफिकेशन में ही था कि ये जो एग्ज़ाम है वो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इसमें क्या होगा, केवल आपको क्वालिफ़ाई करना है और इसमें आपको मेंस के लिए जो वैकेंसीज़ हैं उसमें आपको वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग आपको 15 टाइम्स बुलाया जाना है। तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और 15 टाइम्स जो कैंडिडेट को क्वालिफ़ाई वो करेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए यही है कि इस बार पिछले कई सालों के मुताबिक जो नंबर ऑफ़ सीट्स थी
वो काफ़ी अच्छी हैं, सभी सब्जेक्ट्स में अच्छी हैं। अगर हम पास्ट की तुलना करें तो हर सब्जेक्ट में सीट्स काफ़ी अच्छी हैं। स्पेशली सोशियोलॉजी में तो इतनी सीट्स कभी नहीं है, 78 सीट्स बहुत होती हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। प्लस इसमें मार्क्स इसके नहीं जुड़ने वाले हैं, तो ये भी आपका प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे बात हो रही है 15 टाइम्स की, तो इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो अब आप खुद सोचिए, जब सीट्स आपके पास ज़्यादा हैं, यानी सीट्स आपके पास जब 78 हैं और हर एक सीट पर आप 15 कैंडिडेट्स को आयोग को बुलाना है, तो आयोग को मेरिट लिस्ट को नीचे खींचना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स को अंदर लाने के लिए कट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिक ड्रॉप होगी। इसलिए हाई कट ऑफ के डर से बाहर निकलिए और सच्चाई को समझिए, ठीक है। तो मैं इस सच्चाई को दिखाने के लिए मैंने कुछ प्रूफ इकट्ठा किए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने कुछ पोस्ट शेयर की थी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि आप देख लें। तो मैंने यहाँ पे डाला था कि एससी सोशियोलॉजी में आपका स्कोर कितना रहा। तो ये एससी वाले बच्चे हैं जिनका ये स्कोर रहा है 65 से 70 के बीच में ये परसेंटेज है। 60 से 65 के बीच में 17% है। 50 से 60 के बीच में 9% और 50 से 55 के बीच में 30%। तो ये हमारा एससी कैटेगरी का रहा है। देन हमने ओबीसी का भी अलग से डाला था कि उनका क्या स्कोर रहा है। तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में जो इनका स्कोर रहा है ओबीसी में, तो 65 से 70 के बीच में 53%, 60 से 65 के बीच में 13%, 55 से 60 के बीच में 10%, 50 से 55 के बीच में 23%। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का क्या स्कोर रहा, तो 65 से 70% के बीच में 49%, जो कि बहुत ज़्यादा है। 60 से 65 के बीच में 24%, 55 से 60% के बीच में 11%, 50 से 55 के बीच में 16%। तो यहाँ पे ये स्कोर रहा। और अगर अनरिज़र्व की बात करें तो 65 से 70% के बीच में 45%, 60 से 65 के बीच में 14%, 55 से 60 के बीच में 10% एंड 50 से 55 के बीच में 31%। तो ये मेरा हर कैटेगरी का अलग अलग था। और इसके अलावा मैंने एक और पोस्ट डाली थी, तो उसमें मैंने ऑल ओवर जीडी से सोशियोलॉजी में आप कितना स्कोर रहा सभी से पूछा था। तो इसमें सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं वो मिक्स हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो 65 के बीच में 70% में 38% है, 60 से 65 के बीच में 25% है, 55 से 60 के बीच में 13% एंड 50 से 55 के बीच में 25%। तो ये ऑल ओवर रेशियो है जिसमें आप देख रहे हैं ज़्यादातर लोग इसी उसमें है 65 से 70 के बीच में। लेकिन फिर भी हम इसके बेस पे ये नहीं जज कर सकते हैं कि जो हमारा रेशियो रहेगा वो इतना रहेगा। मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये जो रेशियो है ये काफ़ी हाई है, इतना नहीं होने वाला। मेरे अकॉर्डिंग इससे रेशियो डाउन रहेगा। इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे वो 120 थे, जिसमें से सब्जेक्ट के हमारे 90 क्वेश्चंस थे और जीएस के हमारे 30 क्वेश्चन थे। प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट दिखेगा। और हमारा जो सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम था वो तो ऐसा था अनप्रिडिक्टेबल, एकदम 2 ऑप्शंस तो मिल रहे थे, लेकिन 2 ऑप्शंस मिल जाने की वजह से सभी लोगों ने यहाँ जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं और वो ज़्यादातर लोगों को गलत हो गए हैं। तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हमने एक और सर्वे कराया था, हम वो भी दिखा देते हैं आपको, उसके बाद कट ऑफ की बात करते हैं। चलो, ये मैंने एक सर्वे कराया था जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल हिडन रखी जाएगी, वो बिल्कुल भी पब्लिकली हम नहीं शो करेंगे और ना ही मुझे ही वो देखने को मिलेगी। मैंने ऐसा ही फॉर्म गूगल फॉर्म बनाया था जिसमें आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल पूरी तरह से हाइड रहे। तो मैंने क्लियरली मेंशन किया था, तो ना ही मुझे आपकी आइडेंटिटी पता चली और ना ही मैं आपकी आइडेंटिटी को पब्लिकली शो कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम आपसे डेटा लेते हैं तो हम उसको रिवील ना करें। और वो मुझे भी नहीं पता चला है कि ये रिस्पॉन्सेस किसके हैं, लेकिन इसके आधार पे हम एक कंक्लूज़न पे ज़रूर पहुँचते हैं। कुछ लोगों ने इस डर में नहीं फील किया कि हमारी आइडेंटिटी
पब्लिकली भले ना रिवील हो लेकिन मुझे पता चल जाएगी। तो मैंने ये गूगल फॉर्म ऐसा नहीं बनाया था कि आइडेंटिटी मुझे पता चले। तो पर्सनली मुझे किसी की आइडेंटिटी नहीं पता चली, लेकिन जिन लोगों ने जेन्युइनली इस फॉर्म को फिल किया है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा करके ये फॉर्म फिल किया और आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए हमने ये जो, क्योंकि वहाँ पे तो पोल थी तो उसमें हमने ऑप्शंस दे रखे थे और कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो गया है। ये जो इस पे ज़्यादा इन लोगों ने टिक किया है, तो मैंने उसमें स्कोर लिखा था तो पता नहीं उन लोगों ने स्कोर बताया है अपना या फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो नहीं बता दिए। तो ये मुझे, क्योंकि मेरे लिए भी डाउटफुल था, तो इसलिए मैंने सेपरेटली ये बनाया था और इसमें क्लियरली मेंशन किया था कि आपका जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो कितना हो रहा है। तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग लोगों ने अपने अपने रेशियो बताए हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपके मन में जो भी डिप्रेशन है, जो भी डर है वो निकल जाए। तो मैं क्लियरली आपको यहाँ दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कैटेगरी उनसे पूछी थी, तो जो मेरे कुछ रिस्पॉन्स मैंने दिखाए हैं। जैसे कि ये एससी कैटेगरी का मेरे पास रिस्पॉन्स जो आया है, एवरेज रिस्पॉन्सेज में दिखा रही हूँ, तो उनका नेट स्कोर जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने लिख दिया था कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितना करेक्ट है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद जो उनका बच रहा है वो कितना है। तो नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद इनका 50 क्वेश्चंस करेक्ट हुआ है जो भी है। तो हम लोग एवरेज देख लेते हैं कि किसका कितना हुआ है। फिर नेक्स्ट जो रिस्पॉन्स है वो भी एससी का ही है, तो इनके क्वेश्चन जो करेक्ट हो रहे हैं वो 45 हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारा यूआर का है, उसमें जिनका किसी का सही हुआ है वो है 68 क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो कि अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो तो ज़्यादा ही जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इतनी ज़्यादा जाए, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट रिस्पॉन्स एक आप फटाफट देख लो, अनरिजर्व का है, इनका भी स्कोर जो है 56 है, मतलब ठीक ठाक स्कोर है। उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस का भी स्कोर है मेरे पास, कितना लगभग जा रहा है, तो ईडब्ल्यूएस भी ज़्यादा ही जा रहा है। नंबर ऑफ़ करेक्ट क्वेश्चन से इन लोगों के इतने हैं। ये भी ईडब्ल्यूएस का है, तो इनका क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इतना 51 है। तो इस तरह से हमने एक एवरेज लगाया है कि कितना है। ओबीसी का भी मैंने मेंशन कर दिया है, हर कैटेगरी का 1-2 मैंने रखा है कि आप देख लो। ओबीसी का तो बहुत ज़्यादा हमेशा से ही जा रहा है और लोग भी इतना पढ़ने में तेज़ है कि देखो 80 तक स्कोर कर रहे हैं। तो ओबीसी की कट ऑफ कम तो नहीं कह सकते हैं, मतलब अनरिजर्व के आसपास ही रहेगी और इतना है। आपने देख लिया, मैंने हर कैटेगरी के कुछ रिस्पॉन्सेज दिखा दिए हैं जो बिल्कुल करेक्ट है मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने लिखा है नंबर ऑफ़ करेक्ट क्वेश्चन। तो ये इसमें तो डाउट नहीं है, क्योंकि पोल में पता नहीं चल पाता आप कितने के बीच में हो, लेकिन इसको देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा हर कैटेगरी में कि किसका कितना है। तो आई होप आपको भी यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो किस चीज़ का मिलेगा, सब्जेक्ट एंड नेगेटिव मार्किंग का। क्यों? क्योंकि पेपर में जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो हमारे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस या स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस थे, उसमें क्या हुआ है, स्टेटमेंट वाले जो भी क्वेश्चंस थे उसमें ह्यूमन एरर होना तो लाजमी है, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने ज़्यादातर 2 ऑप्शंस को फाइंड आउट किया और 2 में से उन्होंने जिस ऑप्शन को टिक किया है वो ऑप्शन ज़्यादातर लोगों का गलत हो गया। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बता रही हूँ। तो जब एग्ज़ामिनेशन हॉल से लोग बाहर निकल रहे थे तब उन सभी लोगों के मन में कहीं न कहीं होगा कि उन्होंने कम से कम 90 क्वेश्चंस तो करेक्ट किए हैं। लेकिन घर आते-आते क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी आंसर की को मिलाया तो वहाँ पे क्या था, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। तो उसको जब कट किया तो अच्छे एस्पिरेंट का जो स्कोर था वो नीचे चला गया। तो अब यहाँ आपको परेशान होने की नीड नहीं है कि आपका 80 क्वेश्चन नहीं करेक्ट हो रहा है तो आप सीधे जो लिस्ट है उससे बाहर हो। नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप बाहर हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के बाद में जो आपका नेट स्कोर निकल रहा है वो स्कोर काफ़ी पिछले सालों के मुताबिक अगर हम बात करें तो काफ़ी बदल चुका है। वो नहीं रहने वाला है जो पहले रहा करता था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जिसके लिए आप ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आप इस वीडियो पे आए हैं। तो हम लोग बात करते हैं
कैटेगरी वाइज हमारी जो कट ऑफ रहेगी वो कितनी रहेगी। तो अगर हम लोग कैटेगरी वाइज जो हम लोग बात करेंगे सेफ जोन की, वो क्या रहेगी, हम लोग इस पे देख लेते हैं। तो मैं कहूँगी अगर आपके जो नेगेटिव क्वेश्चंस हैं उसको काटने के बाद, नेगेटिव मार्किंग को कट करने के बाद आपका जो भी नेट क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके मान लीजिए 60 तक बन रहे हैं, तो आप अपने को सेफ जोन में रख सकते हैं। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके 60 प्लस बन रहे हैं तो ही सेफ जोन में है। 60 कम पे भी आप सेफ जोन में हैं, आपको मेंस की राइटिंग तैयार कर देनी चाहिए, तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आपका 60 प्लस या 60 है तो आपको बिना एक दिन बर्बाद किए मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी शुरू कर देनी है। वाई? क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। जब आप जानते हो आपका स्कोर 60 प्लस है या 65 प्लस है तो अब आपको टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। आपको अब बहुत ही तेज़ी से तैयारी शुरू करनी है। अगर आप 68 से 73 के बीच में हो तो नो डाउट आप मेंस लिखने के लिए तैयार हो। आप अब एकदम आपको एक सेकंड भी नहीं वेस्ट करना है। अपने जो भी आपका टाइम है उसको यूटिलाइज करिए और उसको फटाफट काम में लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट अगर आपका स्कोर कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ जोन में नहीं हो। ये तो मैंने ऑल ओवर एवरेज बताया कि अगर इतने में हो। अभी मैं जब कैटेगरी वाइज बात करूँगी तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो आयोग है, आयोग ने अनरिजर्व और ओबीसी के लिए जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है वो 40% रखा है, आपको पता होगा। और एससी और एसटी के लिए जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है वो 35% रखा है। मतलब इतना आपका तो होना ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करोगे। नहीं तो उनकी जो सीट्स हैं वो खाली रह जाएंगी, फिर भी वो आपको नहीं लेंगे। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में बैठ रहे हो तो आपको तैयारी तब भी शुरू कर देनी है, क्योंकि ये नहीं आपको सोचना है कि आप एकदम फेल हो, आप लूज़र हो। क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था, तो कोई भी नहीं कह सकता है कि आप बाहर हो, ठीक है। इसलिए अगर इसके नीचे हो आप तो मैं कह सकती हूँ कि ठीक है आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। लेकिन अगर आप इसके आसपास आ रहे हो, थोड़ा 10 क्वेश्चन भी आगे जा रहे हो, तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख कर, और अगर आप इसमें बॉर्डर पे पर भी हैं तो भी आप मान सकते हैं कि आप रेस में 100% बने हुए हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे ना आपने तो सबको ही ले लिया, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इतने लोगों को बुलाया गया है तो और नंबर ऑफ़ सीट्स भी ज़्यादा है, तो इतना कैंडिडेट मिलना भी शायद मुश्किल रहे, क्योंकि बहुत लोगों का पेपर ख़राब हुआ है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी, जो स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा था ये क्या है, सिर्फ एक गेटवे है मेंस तक पहुंचने का। लेकिन जो असली सिलेक्शन होगा वो आपकी आगे की मेहनत पर डिपेंड करेगा। इसलिए आप किसी भी तरह के रूमर्स पर ध्यान मत दीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और अगली स्टेज यानी मेंस के लिए आप क्या करिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपको अपनी राइटिंग स्किल्स भी निकालनी है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी देखनी है। तो अपने कॉन्सेप्ट को आप पॉलिश करिए कि आप किस तरह से अपने जो आंसर राइटिंग है वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, कैसे आप शुरू करेंगे। तो ये काम आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बात करी, जैसे कि जो हमारे 15 टाइम्स वाला रूल है, नेगेटिव मार्किंग है, और मेंस के लिए हमें किस तरह से रेडी होना है, इन सब पे हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं अपनी कट ऑफ की। तो सबसे पहले ये 40 और 35% वाला ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए मैं अगर परसेंटेज की बात करूँ तो 40 अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 44 क्वेश्चंस होने चाहिए, और 35% का मतलब है एससी और एसटी के लिए 42 क्वेश्चंस करेक्ट ही होने चाहिए। लेकिन इसके आसपास भी अगर आप पहुंच रहे हैं तो अपनी तैयारी जारी रखिएगा, जब तक अभी फाइनल आंसर की नहीं आ रही है। फाइनल आंसर की आने के बाद तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होना है, लेकिन इतना स्कोर तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा कि इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि हमारी कैटेगरी
क्या है और हमारा जो कट ऑफ है वो कितना रहेगा कैटेगरी। और यहाँ पे मैं बात करूँगी जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की बात करूँगी मैं, ठीक है। और इधर मैं बात करूँगी मार्क्स की, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक। तो मैं अभी यहाँ पे अनरिज़र्व की बात कर रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंग अनरिज़र्व की कितनी जानी चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं जाएगी, चाहे कितना भी अच्छा हुआ हो, चाहे कितना भी ख़राब हुआ हो। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 64 से 69 के बीच में हैं, यानी जो नंबर ऑफ़ मार्क्स हैं वो आपके 80 से लेकर 86.5 बन रहे हैं, तो मुझे लगता है आप बिल्कुल सेफ़ हो। इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि +2 +-2 ये सब तो लगा रहता है, लेकिन एक एवरेज हम कट ऑफ बताते हैं। और पीजीटी की भी वैसे ही कट ऑफ गई जैसे मैंने बताई थी, तो मुझे लगता है ऐसी ही जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा है, नेगेटिव मार्किंग है, और जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो भी अनप्रेडिक्टेबल था, तो यहाँ पे ये रेशियो रहना चाहिए। नेक्स्ट हम अगर बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो सेम ही जाती है, तो इनको हम एक साथ ही रखते हैं, इन दोनों को, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को, ये मेरा एक साथ है, ठीक है। तो इसकी मुझे लगता है जो कट ऑफ जानी चाहिए वो 61 से 65 के बीच नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जाने चाहिए, यानी 76.5 से लेकर 81.25 मार्क्स तक आपको स्कोर करना चाहिए। और इससे आप 1-2 नंबर पीछे या आगे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर पीछे भी हो तो भी आपको मेंस तो तैयारी करना है, क्योंकि अभी आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। लेकिन हाँ, ये मैं जो आपको बता रही हूँ वो एकदम सेफ़ जोन है, अगर इसमें हो तो फिर आप सोचो मत कि आपको करना है कि नहीं करना है, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूँ एससी की, तो मुझे लगता है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 55 से 60 के बीच में एकदम सेफ़ है, यानी 60 जो नंबर ऑफ़ मार्क्स है 68 से 75, और इधर से 75 मार्क्स तक अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप एकदम सेफ़ हो। फिर हम बात कर लें एसटी की, तो एसटी की मुझे लगता है 48 से 52 क्वेश्चंस अगर हैं तो आप सेफ़ हो, आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो। नंबर ऑफ़ मार्क्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है 65 से 60 से 65 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हो। तो ये मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग ये है, जस्ट अ मिनट, ये कट ऑफ है जो मुझे लगता है कि ऐसी आनी चाहिए, और ये सेफ़ जोन है। ऐसा नहीं है कि इससे कम नहीं होगी, बिल्कुल इससे कम हो सकती है और कम होगी। तो ये मैंने मैक्सिमम बताया है जो मुझे लगता है कि इतनी जानी चाहिए हर कैटेगरी की। अगर आपको लगता है इसमें मैंने कोई भी कैटेगरी में ज़्यादा बता दिया या कम बता दिया, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें कम या ज़्यादा लग रहा है आपको। और आप अपने कैटेगरी के साथ आप नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिखिएगा, ना कि नंबर ऑफ़ मार्क्स, ठीक है। नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिखने हैं। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट तो करते ही हैं, तो आप लोग ना इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिखना, ताकि आपको पता चले, आपको और दूसरों को भी पता चले, ताकि मुझे आसानी से अंदाज़ा लग पाए कि क्या हो सकता है। और इसमें आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि कट ऑफ़ कितनी रहनी चाहिए, कितनी कम या ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग दूसरी कट ऑफ़ पे बात करेंगे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सेफ़ स्कोर है, इसमें ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा होना चाहिए, हालांकि लोगों ने काफ़ी स्कोर किया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये जो मैंने बताया ये सेफ़ स्कोर है। अगर आपका इतना हो रहा है तो आप प्लीज़ तैयारी शुरू करिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है जो अनरिज़र्व की जो कट ऑफ़ है वो 64 से लेके 69 के बीच में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर नहीं जाने वाली है। यानी अगर आपके नंबर 80 से 86 के बीच में बन रहे हैं मार्क्स, तो आप बिल्कुल आपका सेफ़ स्कोर बैठ रहा है और आप बिल्कुल सेफ़ जोन में हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी शुरू करना। क्योंकि हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 1.25 मार्क्स है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग के बाद अगर आप इस रेंज में हैं तो आयोग आपको मेंस राइटिंग का मौका ज़रूर देगा, इसलिए बिल्कुल घबराइए मत। अगर आप इसमें अगर आप बॉर्डर लाइन पर भी हैं तो भी अपनी पूरी ताकत से आगे तैयारी शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मुझे और
इम्पॉर्टेंट चीज़ लग रही है जिस पे मुझे डिस्कशन कर लेना चाहिए। तो जैसे कि इस बार के अगर हम पेपर को देखें, हमारा जो जीडीसी का पेपर हुआ है वो अगर हम देखें तो इसमें हमें अंदाज़ा लगता है कि इस बार जो पेपर बना हुआ है उसमें थिंकर्स बेसिक कॉन्सेप्ट बुक्स इसको कम पूछकर इन्होंने थ्योरीज़ का जो हमारा एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी है वो इन्होंने ज़्यादा पूछा है। तो अब जब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चंस आए हुए हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस थोड़ा सा कम रहे हैं, जो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस रहे हैं वो भी बहुत ऐसे रहे हैं जो इतनी नॉर्मली किसी को नहीं मिल पाए हैं और डेफिनेशंस काफ़ी ज़्यादा पूछ ली हैं। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए फैक्चुअल स्टेटमेंट्स और इतना सारा जो कॉन्सेप्ट था क्लियरिटी ना होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया। तो इस पेपर ने बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट किया और जब पेपर इतना बैलेंस हो, अगर इस तरह का पेपर हो तो यहाँ पर हर कोई 80-90 सवाल नहीं कर सकता है। ये एक बड़ा कारण है कि जो इस बार की कट ऑफ है वो हाई नहीं जाएगी, ठीक है, ये तो कंफर्म है। तो अब कुछ लोग पूछेंगे कि स्क्रीनिंग का जो रिज़ल्ट है वो कब तक मिल सकता है, देखने को कब तक आ सकता है। तो मैं यही कहूँगी जो यूपी पीएससी है उसके पीछे कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो एग्ज़ाम के बाद आयोग काफ़ी तेज़ी से काम करता है, इसलिए जो रिज़ल्ट का इंतज़ार करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको बहुत लॉस होने वाला है। तो आप लोग रिज़ल्ट का वेट करके टाइम मत वेस्ट करिए। अगर आप मेरे बताए गए सेफ़ जोन में आ रहे हैं तो आपको आज से ही रोज़ 2-3 घंटे एटलीस्ट मेंस की राइटिंग की प्रैक्टिस और एडवांस कोर कॉन्सेप्ट जो हैं उनको एडवांस करना है। आपको जो भी आपके कोर कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको क्या करना है और उसमें नॉलेज अपनी बढ़ानी है और ये सब आप काम तभी कर पाएंगे जब अभी से शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा जो 15 टाइम्स बुलाया गया है वो वाला, और नेगेटिव मार्किंग का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इन फैक्टर्स को देखते हुए आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी फटाफट शुरू कर देनी है, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। और मेरी एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो यूपीपीएससी है ना उसका एक स्ट्रिक्ट रूल है, और वो रूल क्या है कि अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या किसी भी ईडब्ल्यूएस तक अगर मैं बात करूं तो अगर आप 44 नेट क्वेश्चन से कम स्कोर करते हैं, अगर आप इतना स्कोर नहीं कर रहे हैं तो आप, और अगर आप एससी एसटी में हैं और उसमें अगर आपने 42 क्वेश्चंस को नहीं स्कोर किया है तो वो आपको बाहर ले लेंगे और बाहर कर देंगे और वो आपको नहीं आने देंगे। इससे नीचे अगर किसी के भी नंबर हैं तो आयोग क्या करेगा, उन्हें रेस से बाहर कर देगा, चाहे सीट्स खाली ही क्यों ना रह जाए, लेकिन इस रेंज में आपको आना ज़रूरी है। इसलिए जो भी मैंने आपको रेंज बताई है, जैसे कि एससी के लिए मैंने 55 प्लस बताया है कि वो सेफ़ स्कोर है। बाकी जो हमारे अनरिज़र्व में आ रहे हैं वो 64 के आसपास या 60 प्लस भी हैं तो भी वो सेफ़ स्कोर है। तो इस तरह से अगर आप इस रेस में हैं तो वो मिनिमम कट ऑफ से काफ़ी ऊपर और बेहद सेफ़ जोन में है। तो अगर आपको वहाँ से लगता है कि हम इसमें हैं तो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक पहला है 15 टाइम्स वाला और दूसरा है नेगेटिव मार्किंग वाला। अगर ये दोनों फैक्टर्स को देखते हुए आप उसमें आ रहे हैं तो आप मेंस के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। तो हमने सारे ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पे काम कर लिया है। अब आपको क्या करना है, फटाफट आप मुझे अपना जो स्कोर है, नंबर ऑफ़ करेक्ट क्वेश्चन वो कितना हो रहा है, आपको क्या बताना है, यहाँ पे क्वेश्चंस बताने हैं, बस वो नहीं बताना है, मार्क्स नहीं बताने हैं। नंबर ऑफ़ करेक्ट क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी आप बताइएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। कैटेगरी के साथ आप नंबर ऑफ़ करेक्ट क्वेश्चन बताइएगा और नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद, ताकि हम वहाँ पे हम सब लोग मिलकर एक बेहतर एनालिसिस कर सकें, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी रिलायबल लगती है और लगता है कि हाँ कुछ आपका बेनिफिट हो रहा है, अगर आपको लॉजिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ठीक है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।